हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 3 बजे जो है जीके जीएस की हमारी ये इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कंसाइज करने का प्रयास किया है और ये डेली जो है 3 बजे क्लास होती है। आज जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, प्रयास करिएगा हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलें। दोस्तों, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे और सिलेबस उठाकर देखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर लग चुका है, जवाब देने का प्रयास करें। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 22, 23, 24, 25। स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए। अच्छा, यदि पूछा जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताइए, तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताइए, तब आप कहेंगे ऋषभदेव, और आपसे प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तब आप क्या कहेंगे? महावीर स्वामी, ठीक है। और ओवरऑल जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिएगा, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 7 अप्रैल को। चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 सेकंड का समय आपके पास रहेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। पहले बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, जवाब देने का प्रयास करें। पहले बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर करें। पहले बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, याद रखिएगा, पहले बौद्ध संगीत का आयोजन जो है राजगृह में होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तब आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बौद्ध संगीत का जो पहले बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो राजगृह में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की आपसी फूट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 महत्वपूर्ण है। तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, ये सारे जो युद्ध हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए, आंसर करें। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जो मेन कारण था दोस्तों, वह था उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, लास्ट में जो है आप लोग अपना नाम, स्कोर बताइएगा कि आपने इन पूरे 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942, 5 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942। बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? 5 सेकंड का समय आपके पास है, आंसर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। 11:30 बजे जो हमारी है करंट अफेयर की क्लास होती है और जीके जीएस की क्लास 3 बजे होती है, और उसके बाद रात में जो है 8:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यदि आपसे पूछा जाए कब शुरू किया गया,
8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अच्छा, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण स्लोगन है, पेपर में पूछा जाता है। करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? चलिएगा, सभी दोस्त सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब करी गई? 1921 में, 20 में, 23 में, 24 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिएगा दोस्तों, याद रखें आप लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो होती है वो होती है 1920 में। अक्टूबर 1920 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1920 में। कहाँ पर? ताशकंद में। ठीक है, ऑप्शन आपका, विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अभी हमने आपको बताया, अक्टूबर 1920 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में करी गई। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? बताएं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया? 1931 में, 1930 में, 1932, 1933। चलिए, हर एक प्रश्न के लिए जो है 5 सेकंड का समय आपके पास है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो याद रखें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में जो है आयोजन किया गया था। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति, नीति आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, बताएंगे, जिसे कैग कहा जाता है। बताएं, फटाफट आप लोग जवाब करें। देखते हैं यहाँ पर किसका किसका आंसर आता है और सभी लोगों का लगभग आंसर आना चाहिए। चलिएगा, संसद का व्यय जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। कहीं कहीं पर आपको CAG यानी कैग देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 148, 142, 143, 144। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, प्रश्न पूछता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान का प्रारूप कब बनकर तैयार हुआ? संविधान का प्रारूप जो है कब बनकर तैयार हुआ? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग बताएं। 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1950 को संविधान का प्रारूप जो है कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को जो दोस्तों संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप क्या कहेंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो समितियां हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे पूछेगा कभी कभी कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैं वही सब बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर करें। और जो भी लोग भाई चैनल पर नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, कर्तव्य बनता है आपका कि एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। हमने अभी आपको बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का और राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जवाब देने का प्रयास करें। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 14 है, महत्वपूर्ण है, बता सकते हैं आप लोग, आंसर दे सकते हैं। संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, विकल्प आपका सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार की मनमानी कार्यवाही की जांच करना, सरकार द्वारा विकास के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मेन उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों याद रखें, महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का जो मेन उद्देश्य था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देखें, महत्वपूर्ण है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिए, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 244, 245, 250, 256। चलिएगा 5 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 245। अच्छा, यदि आपसे एक प्रश्न और पूछता है पेपर में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप लोग देख लें। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड। बताएं, समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 17, समवर्ती सूची की अवधारणा बताएं, देखते हैं किसका किसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? बताएं, गर्म एवं आर्द्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र। बताएं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? बताएं। चलिएगा 5 सेकंड का समय आपके पास है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है विश्व के बगीचे कहा जाता है। किसे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है जम्मू घाटी और कश्मीर घाटी से जोड़ता है? बताएं, जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बोमडिला, जेलिप, दीफू, बनिहाल। आंसर दें यहाँ पर
करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं किसका किसका जवाब आता है। चलिएगा, कौन सा दर्रा जो है जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है? सबका आंसर आना चाहिए। कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है? यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है? नर्मदा नदी जो है मुहाना बनाती है। अगला प्रश्न देखें, किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है? नासिक, मुजफ्फरनगर, मुंबई, फरीदाबाद। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी लोग बता दें। चलिए जवाब करें, आंसर करें कमेंट बॉक्स में, किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है? चलिएगा, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 1 पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, नासिक। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो किस स्थान को भारत के अंगूर की राजधानी कहा जाता है? तो नासिक को। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले को काला हीरा कहा जाता है? चलिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले को काला हीरा कहा जाता है? लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, चलिए आंसर करिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले को काला हीरा कहा जाता है? ध्यान रखेंगे एंथ्रेसाइट को। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अब बता दीजिए आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी की स्क्रीन पर है, सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अच्छा आप लोग बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में, 82 में, 83 में, 49 में, बताएं। चलिएगा, भारत की जो है पूर्ण जनगणना कब करी गई थी? सबका जवाब आना चाहिए यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखें दोस्तों 1881 में जो है भारत की पूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है, 1881 में भारत की पूर्ण जनगणना हुई थी। अच्छा, अगर आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में जो है ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना हुई थी, और उस समय जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो जो है वायसराय था। ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है, आपके स्क्रीन पर है, सब लोग जवाब करें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? चलिए, तो याद रखिएगा आप लोग उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो है आपका सिक्किम। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, आप लोग जवाब करिएगा कॉमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखें, भारत में मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? चलिए बताएं, SBI, केंद्र सरकार, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26 है, बताएं भारत में मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? चलिएगा,
बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहे थे कि क्लास जो है 3 बजे आज नहीं हुई, तो देखिएगा ये क्लास थोड़ा सा लेट मिलेगी आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में। चलिए, भारत में मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा आरबीआई के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्णय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा करी जाती है। 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर क्या मापता है? हवा की नमी को, हवा की गति को, समुद्र की गहराई को, समुद्र तल से ऊंचाई को, बताएं। एनीमोमीटर जो है क्या मापता है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिएगा, एनीमोमीटर जो है क्या मापता है? सबका आंसर आना चाहिए। तो याद रखिएगा हवा की गति जो है मापता है एनीमोमीटर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती। क्वेश्चन नंबर 28 है। जवाब देने का प्रयास आप लोग करिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखें गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखें, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुष्मिता सेन, ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29 है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है कौन थी? चलिएगा, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। चलिए, तो याद रखें आप लोग भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। चलिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिएगा, तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। एक प्रश्न और पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन एक प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो भारतीय थे, वो कौन थे, उनका नाम क्या था? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 है, स्क्रीन पर है, सबका जवाब आना चाहिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आप ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला वायसराय कौन था? सबका आंसर आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाएं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किया गया था। ठीक है, शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करी गई थी सिविल सर्विसेज की। और यहाँ पर प्रश्न करता है भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का पहला वायसराय था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सबका जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है। भाई सेशन को लाइक करें, चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, अमृता प्रीतम, इंदिरा गांधी। चलिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, श्रीमती सुचिता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन आपका, विकल्प आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, उमेश चंद्र बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। डबल स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? चलिएगा,
याद रखें दोस्तों, भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वे थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 36 है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। भौतिक विज्ञान में जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे सीवी रमन साहब थे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग, केसरिया, सफ़ेद। सफ़ेद और हरा दोनों, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? चलिएगा, सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो केसरिया होता है, मध्य में देखा जाए तो सफ़ेद होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो हरा रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछता है कि बीच में जो है कौन सा रंग होता है, तो सफ़ेद। अच्छा, जो चक्र बना होता है उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं, ये भी आप लोग बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है कितना होता है? 3:2, 2:2, 1:2, 2:3। यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है जब 3:2 और 2:3 देता है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो करेक्ट आंसर होता है 3:2 होता है। ठीक है, 3:2। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब बनाया था? 22 जुलाई 1947। हाँ, यहाँ पर देखें क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1948 को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है। तो याद रखिए आप लोग, राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय गान जो है कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन, हम होंगे कामयाब, इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय गान जो है कौन सा है? चलिएगा, अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, और जन गण मन ये आपका राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबका जवाब आना चाहिए और स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, 6 राज्यों से, 10 राज्यों से, 12 राज्यों से। चलिएगा दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए कि कौन कौन से राज्य हैं, 8 राज्य, तो नंबर पहले पर आता है गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, और चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठा है आपका पश्चिम बंगाल, और सातवां है आपका त्रिपुरा, और आठवां है आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य आपके हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कहता है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। चलिएगा जवाब करें, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? चलिएगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में जो है गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न कहता है भारत भारती की रचनाकार कौन है? सबका जवाब आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भारती की रचनाकार कौन है? चलिएगा चलिएगा, सबका आंसर यहाँ पर आना चाहिए, सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर देखते हैं किसका किसका जवाब आता है।
याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, पहला विकल्प करेक्ट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चलिएगा, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय थे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है एनी बेसेंट की सहयोग से जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अगस्त 22 अगस्त 29 अगस्त 26 जनवरी 21 अप्रैल। चलिएगा, याद रखें आप लोग, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को हर साल जो है मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। संविधान दिवस जो है कब मनाते हैं? बताएं, संविधान दिवस जो है कब मनाते हैं? दोस्तों, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसी के उपलक्ष्य में जो है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाई सेशन को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग लाइक करें, ठीक है। न्यायपालिका संबंधी अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए, न्यायपालिका संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, रूस। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, हमने आपको बताया कि आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है, नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और यहाँ पर देखेंगे अमेरिका के संविधान से जो है न्यायपालिका संबंधी अवधारणा ग्रहण करी गई है, और संसदीय संबंधी जो प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी गई है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 कहता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है कौन सा है? बीड़ा, सितार, तबला, सरोद। बताएं, आंसर देने का प्रयास करें, सबका जवाब आना चाहिए। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है कौन सा है? बीड़ा, सितार, तबला, सरोद। महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है आपका बीड़ा, पहला विकल्प आपका करेक्ट है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताएं, 49 क्वेश्चन है। चलिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? गिटार, बांसुरी, तबला, वीणा। दोस्तों याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, सबका आंसर आना चाहिए। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? गिटार से है, बांसुरी से, तबला से, वीणा से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग जीके जीएस की ये 3 बजे वाली क्लास करते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी पेपर में, ठीक है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। और करंट अफेयर की हमारी 11:30 बजे क्लास होती है, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़ें और आप लोग जीके जीएस की ये क्लास डेली करें। आज ही हमारी 7वीं क्लास थी, अगर पिछली 6 क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। धन्यवाद।